हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, भारत का एक ऐसा शहर जहां के लोग अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, जिसका अस्तित्व आज खतरे में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोशीमठ की। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है ये जोशीमठ इशू, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ इशू में इंटरवीन करने से मना कर दिया, क्यों भारत के यूनियन पावर मिनिस्टर श्री आर के सिंह जी का कहना है कि ये जो जोशीमठ इशू है वहाँ के लैंड का इशू है और इसका वहाँ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में समुद्र तल से 6107 फीट ऊंचाई पे पाए जाने वाला हिमालय की गोद में एक छोटा सा शहर है जोशीमठ। जो दोस्तों, ये बेसिकली ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के पास है। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो 7th सीई से 11th सीई तक यहाँ कत्यूरी किंग्स का शासन था और यहाँ कत्यूरी किंगडम था। अगर हम बात करें कत्यूरी किंग्स की, तो जोशीमठ को ही इन्होंने अपना इनिशियल कैपिटल बनाया था, जिसे बाद में शिफ्ट करके कार्तिकेयपुरम, जो कि आज बद्रीनाथ बैजनाथ के नाम से जाना जाता है, शिफ्ट कर दिया था। दोस्तों, ये लोग बेसिकली लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं नरसिंह अवतार में। आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने यहाँ अपना पहला मठ जोटी मठ में इस्टेब्लिश किया था। अगर हम बात करें तो ये गेटवे है पिलग्रिमेज साइट्स का हिंदुओं के लिए। बद्रीनाथ जी जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है, हेमकुंड साहिब जहाँ सिख पिलग्रिमेज साइट है। दोस्तों, अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो तिब्बतन्स, मंगोलियाज और भूतियाज पीपल इसी एरियाज से ट्रैवल करते थे और ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे तिब्बत के साथ। अगर हम मैप में लोकेशन देखें तो ये लोकेशन जोशीमठ का मैप में है और ये जो पीपल हैं, तिब्बत, मंगोलिया, भूतियाज, ये बेसिकली यहीं से ट्रेड एंड कॉमर्स करते थे। दोस्तों, 1962 के इंडो चाइना वार के बाद इसका स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये एरिया चीन का है और जो बहुत सारे इंडो चाइना बॉर्डर के अलोंग सेटलमेंट हैं। जो बाराहोती एरिया है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है अलोंग द बॉर्डर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का लगभग 300 किलोमीटर बॉर्डर चाइनीज हेल्ड तिब्बत से लगा हुआ है, इसलिए इसका स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्या है जोशीमठ इशू, क्यों है ये न्यूज़ में। दोस्तों, 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक लगभग 5.4 सेंटीमीटर सिंक कर चुका है जोशीमठ। यहाँ के लोगों लगभग 600 घरों में मैसिव क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को सो रहे हैं और क्रैक्स बढ़ जाएं और घर गिर जाए। पर इमोशनल होके बहुत सारे लोग आज भी, हम कहें इमोशनली या वो लाचार हैं अपने घर से निकलने के लिए, आज भी वो क्रैक्ड होम्स में रह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमें शिफ्ट करके दूसरे जगह रख तो देगी, पर हमारी जो आजीविका है वो कैसे चलेगी। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी उन क्रैक्ड होम में रह रहे हैं। पर क्या ये जो क्रैक आया है, जो ये सब्सिडेंस हो रहा है, क्या ये फर्स्ट टाइम है। दोस्तों, सब्सिडेंस हम कहते हैं एक ऐसे फेनोमिना को जिसमें जो ऊपरी सतह होती है, जो चट्टान होती है, वो सरक जाती है, सरक के नीचे चली जाती है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उसके नीचे का जो मिट्टी है वो हट गई हो, जो बोल्डर्स हों वो हट गए हों। इसके कारण वो एरिया, अगर देखें हम, ये मान लीजिए कोई एरिया है और इसके नीचे मान लीजिए वाटर का रिजर्वायर है और वो रिजर्वायर सूख गया, तो ये जो एरिया है ये सब्सिडाइज कर जाएगा इस एरिया में। अगर इसके नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं और वाइब्रेशंस के कारण ये इनमें से बोल्डर्स खिसक गए, तो अगर हम देखें तो ये बोल्डर्स अगर इस एरिया से खिसक गए तो ये ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ से सब्सिडाइज कर जाएगा। पर क्या ये लैंड सब्सिडेंस का जो इशू है ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये बहुत पुराना इशू है और इसके ऊपर बेसिकली एमसी मिश्रा जी ने एक कमेटी भी बनाई थी, जिसको एमसी मिश्रा कमेटी के नाम से जाना जाता है। ये आज से लगभग 47 ईयर्स पहले कमेटी बनाई गई थी 1976 में। दोस्तों, इस कमेटी का यही कहना था कि अगर हम यहाँ पे हैवी कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक्सप्लोजिव और डिगिंग की हेल्प से यहाँ के जो बोल्डर्स हैं उनको हटाएंगे, जो बड़े बड़े चट्टान हैं, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, अगर हम उनको हटाएंगे तो ये हमारे लिए एक हैवी कॉन्सिक्वेंस कर सकता है फ्यूचर में। दोस्तों, इसरो ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि अप्रैल से नवंबर तक 9 सेंटीमीटर
जो सिंकिंग हुई है जोशीमठ की वो हुई है, 9 सेंटीमीटर ज़मीन में सिंक हुआ है। पर अगर हम देखें 27 दिसंबर से 8 जनवरी तक तो 5.4 सेंटीमीटर तक ये सिंक कर चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। अक्टूबर 2021 में भी ये क्रैक, जो मैसिव क्रैक्स हैं वहाँ देखे गए थे। उसके बाद सितंबर 2022 में जो उत्तराखंड की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की, और अथॉरिटी ने बेसिकली इल प्लान्ड कंस्ट्रक्शन, मतलब इधर उधर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन को इसका जिम्मेदार बताया था। उन्होंने बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का वो प्रॉपर नहीं है, वाटर वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर नहीं है। बेसिकली उन्होंने इन इश्यूज को हाईलाइट किया था। दोस्तों, आइए देख लेते हैं अब कि बेसिकली जोशीमठ क्यों सिंक कर रहा है, क्या है इशू। अगर हम देखें, अर्थ जो हमारी मेडअप है वो किससे है? टेक्टोनिक प्लेट्स। जो हमारी अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स से है। बेसिकली 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। दोस्तों, ये 7 जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अगर हम देखें जो मेजर हैं, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हमारी 7 इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो कवर करती हैं लगभग 95% ऑफ अर्थ को। और अगर हम देखें हिमालय के फॉर्मेशन के लिए, तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, और उसके कारण हिमालयन रेंज की डेवलपमेंट हुई थी। हिमालयन रेंज और तिब्बतन प्लेटो की जो डेवलपमेंट हुई थी वो इसी कारण हुई थी। और अगर हम देखें इन दोनों प्लेट्स का ये जो टकराने का एरिया है, जिस एरिया में ये टकराई, तो इस जो तथी सी में जितना भी मिनरल थे, जो पार्टिकल थे, वो ऊपर उठ गए। और इन प्लेट के टकराव के कारण भी बहुत सारा जो रॉक्स हैं और जो मटेरियल है वो ऊपर उठ गया, और इसी ऊंची उठी जो बहुत विशालकाय जो स्ट्रक्चर ऊपर आ गया उसी को हम हिमालय कहते हैं। दोस्तों, ये हिमालय आज भी कहते हैं कि बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसके बढ़ने का कारण है इंडियन प्लेट आज भी नॉर्थ की तरफ प्रेशर बनाए हुए है, आज भी नॉर्थ की तरफ उसका मूवमेंट है। अगर हम पूरे साल में देखें तो 55 mm पर ईयर इंडियन प्लेट मूवमेंट कर जाती है नॉर्थ की तरफ। मतलब इस एरिया में लगातार मूवमेंट्स हैं। इस एरिया में ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से हमेशा आपस में घिसाव होता है इनका, इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से, और इस घिसाव के कारण वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। इसीलिए इस एरिया को, ये जो एरिया है, इस एरिया को अर्थक्वेक प्रोन एरिया माना जाता है, और यहाँ बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी के कारण ही इसे अर्थक्वेक की कैटेगरी में, कैटेगरी 5 में रखा गया है। आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें, ये देखिए, ये जो रीजन है, ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन, ये जो रीजन है, यहाँ यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में घिसाव होता है, आपस में टकराती हैं। और ये देखिए, ये यही वाला रीजन है, ये पूरा ये बेल्ट है, ये बेल्ट, यही वो वाला बेल्ट है। तो एंटायर बेल्ट ऑफ पिथौरागढ़, उत्तराकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये जोन 5 हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ अर्थक्वेक जो प्रोन जोन है इसमें पाया जाता है। दोस्तों, अगर हम देखें, मान लीजिए ये है जोशीमठ, तो ये जोशीमठ एक बहुत बड़े चट्टान या रॉक का बना नहीं है। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो रॉक्स के टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स हैं, स्टोन्स हैं, सैंड्स हैं, ये इकट्ठे होते गए। बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले ग्लेशियर था, और उस ग्लेशियर के ऊपर ही जो छोटे छोटे रॉक्स हैं, जो सैंड्स हैं, वो इकट्ठे होते गए, और उन्हीं सैंड्स के इकट्ठे होने के कारण यहाँ पे एक सरफेस बन गया, और उसी सरफेस पे बना हुआ है हमारा आज का जोशीमठ। इसीलिए इसे नॉट सूटेबल फॉर टाउनशिप, मतलब इस एरिया को टाउनशिप के लिए सूटेबल नहीं कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ये डिपॉजिट्स ऑफ सैंड्स और स्टोन से बना है, ये कोई बड़ा रॉक का स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम है। इसका जो हाईली वेदर्ड एरिया है, क्योंकि अगर बारिश होगी, हाई टेम्परेचर होगा, तो ये रॉक्स और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये ब्रेक हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर होने के कारण ये एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने से ये जो अपना एरिया है उसको छोड़ देते हैं।
इनमें लो कोहेशन है, मतलब ये आपस में जुड़े नहीं रह सकते हैं, बहुत जुड़े नहीं रह सकते हैं। तो इस एरिया को बेसिकली, जो इस एरिया है, इसे नॉट सुटेबल फॉर टाउनशिपिंग कहा गया है। लेकिन उसके बाद भी इस एरिया में अनप्लैन्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हुआ, जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज हुआ। दोस्तों आपको पता होगा कि ये एरिया बेसिकली एक ऐसा एरिया है जहाँ टूरिस्ट लगातार आते हैं, क्योंकि ये साइट डिवोशनली भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बद्रीनाथ, जोशीमठ, और अगर हम देखें टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्कीडिंग की फैसिलिटी यहाँ है। अगर आप देखें तो जो ओली हमारा, जिसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं, अगर हम देखें तो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे ओली है, जहाँ अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं। ओली के ही लगभग 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में नंदा देवी नेशनल पार्क है, जो वो भी एक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस वजह से क्या होता है कि टूरिस्ट के आने से यहाँ पे जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, जो मूवमेंट है लोगों का, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनसे वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं। और टूरिस्ट के आने की वजह से लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स डेवलप करने शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े होटल्स, अनप्लैन्ड होटल्स, काफ़ी बड़ी बड़ी मंजिलों के, विदाउट एनी प्लानिंग कंस्ट्रक्ट किए हैं। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे रोड्स डेवलप की है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लाए गए जिसे ब्लेम किया जा रहा है कि वो इस सिंकिंग के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों जब रोड्स बने, जो ये होटल्स बने, जो टनल्स बनी, उनके लिए, उनको बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट किए गए। उन ब्लास्टिंग की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई और वो डिस्टर्ब की उस एरिया की इकोलॉजिकल सिस्टम को। बेसिकली जोशीमठ एक स्टोरी है ह्यूमन के रेकलेस इंटरवेंशन की इकोसिस्टम के साथ, ह्यूमन के इग्नोरेंस की इकोसिस्टम के, और अपने अर्बनाइजेशन की। दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। 1400 फीट ऊंचाई पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के पास एक हेलीपैड डेवलप किया गया। दोस्तों इस हेलीपैड के डेवलपमेंट के कारण, जब ये हेलीपैड डेवलप हुआ, बहुत ही नॉइज़ पॉल्यूशन बढ़ गया पे। इस 14,000 जो फीट की हाइट है, इस हाइट पे जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो बढ़ गया, और इस नॉइज़ पॉल्यूशन के कारण वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हुई। वहाँ की जो ग्लेशियर है उनकी स्लाइडिंग इंक्रीज हो गई। दोस्तों इसके बाद जो सबसे सेंसिटिव इशू है, और जो बेसिकली वहाँ के स्थानीय लोग जिस प्रोजेक्ट को बेसिकली जिम्मेदार मान रहे हैं, वो है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, एनटीपीसी। यही ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको वहाँ के लोग जिम्मेदार मानते हैं इस सब्सिडिंग के लिए, इस सिंकिंग ऑफ जोशीमठ के लिए। बेसिकली ये 12.1 किलोमीटर में फैला हुआ प्रोजेक्ट है, 444 मेगावाट का रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है कि रिवर से जो टरबाइन होता है, टरबाइन तक एक टनल बनाई जाएगी और वहाँ से पानी आएगा और उस टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराएगा, और उस ब्लेड्स के टकराने से उस वहाँ से वो जनरेटर में कनेक्ट होगा और उस जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होगी। दोस्तों वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो तपोवन विष्णु नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी जो बना रही है, इसमें इनएडिक्वेट जियोलॉजिकल असेसमेंट है। इनएडिक्वेटली जियोलॉजिकली असेसमेंट किया गया है, इन्होंने प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया। और एनटीपीसी का कहना है कि हमने प्रॉपर जियोलॉजिकल असेसमेंट करने के बाद इस प्रोजेक्ट को, स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि हमारे बहुत प्रोटेस्ट के बाद ही इन्होंने वहाँ पे ब्लास्ट करने से मना किया है। और एनटीपीसी का कहना है कि हमने तो मना कर दिया था कि हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, और जो भी हमें टनल मैन्युफैक्चर करना है वो हम बेसिकली बोरिंग या टर्निंग के थ्रू करेंगे। पर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब ये बोरिंग और टर्निंग कर रहे थे तो इन्होंने एक एक्वीफायर को पंचर कर दिया। दोस्तों एक्वीफायर बेसिकली, अगर ये चट्टान है तो इसके नीचे वाटर रिजर्वायर है, ये वाटर रिजर्वायर मान लीजिए, ये वाटर रिजर्वायर है। इस चट्टान के नीचे का जो ये वाला एरिया है, इसमें बहुत सारा पानी है, और लोगों का कहना है कि इन्होंने क्या किया, इस वाटर रिजर्वायर को अपने ड्रिल से पंचर कर दिया, जिसकी वजह से 700 से 800 लीटर पर सेकेंड वाटर डिस्चार्ज होने लगा। आप सोचिए अगर 700 से 800 लीटर पर सेकेंड वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना सॉइल इरोड हुआ होगा।
कितनी मिट्टी वहाँ से कटी होगी, और उस मिट्टी के कटने के वजह से वहाँ जो ऊपर के जो बोल्डर्स थे वो नीचे गिर गए। और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि अब यहाँ से पानी निकलना बंद हो गया। और ये देखिए, अगर ये एरिया अगर मैं देखूं और इस एरिया में अगर पानी ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक गैप बच जाएगा। और इस गैप की वजह से ये क्या, ये जो ऊपर वाली ज़मीन है ये बेसिकली कहाँ नीचे धंस जाएगी। तो यही कहना है वहाँ के स्थानीय लोगों का कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत से सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, भारी भारी जो मशीन्स हैं वो आती हैं, जिनके वाइब्रेशंस की वजह से ही हमारे घरों में ये क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। और ये जो भी मूवमेंट हो रही है, जो लैंड स्लाइडिंग हो रही है, ये इसी प्रोजेक्ट के कारण हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी हेलोंग मारवाड़ी बाईपास प्रोजेक्ट डेवलप किया है, कर रहे हैं, जिसका 6 किलोमीटर बेसिकली लॉन्ग बाईपास है ये, हेलोंग से जोशीमठ तक का। इसके बाद 16 किलोमीटर डिस्टेंस बद्रीनाथ का कम हो जाएगा। पहले ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो रोड की चौड़ाई थी वो 12 मीटर थी, जिसे प्रोटेस्ट करने के बाद लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया तो 5.5 मीटर कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ एक और प्रोजेक्ट का निर्माण चल रहा है, बद्रीनाथ हाईवे चार धाम प्रोजेक्ट। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। 900 किलोमीटर का रोड डेवलप किया जा रहा है प्रमोट करने के लिए रिलीजियस टूरिज्म को। और ये चार धाम्स को कनेक्ट करेगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जो हमारा पांचवा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है वो है चार धाम रेलवे टनल प्रोजेक्ट। ये 127 किलोमीटर का ऋषिकेश करण प्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट है। और इसमें भी कहते हैं कि 17 से 35 ब्रिजेस और टनल्स का डेवलपमेंट करना है। सोचिए भाई, 17 से 35 ब्रिज डेवलप होंगे तो कितनी वाइब्रेशन होगी उस एरिया में। ये जो प्रोजेक्ट है ऋषिकेश हाइडल प्रोजेक्ट, बेसिकली ये भी रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट था। और ये, जब आपने सुना होगा, फरवरी 2021 में इस एरिया में फ्लैश फ्लडिंग हुई थी, उस फ्लैश फ्लडिंग में ये प्रोजेक्ट भी बह गया था। दोस्तों, जो इशू मान रहे हैं, वो वहाँ पे जो इशू माना जा रहा है वो माना जा रहा है कंस्ट्रक्शन को। जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हैवी कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है, जो वहाँ का लैंड है, वो मतलब उतना सूटेबल नहीं है हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसलिए बेसिक जो एक्चुअल रीज़न है वो कंस्ट्रक्शन को माना जा रहा है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन जो हुई है, जो लगातार कंस्ट्रक्शन हम अभी भी कर रहे हैं, उन कंस्ट्रक्शन को माना जा रहा है। और जो सेकंड इम्पोर्टेंट रीज़न जो माना जा रहा है इस जो लैंड सिंकिंग का, वो है जो लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी। मतलब इस एरिया में ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे सोक पिट्स हैं। सोक पिट्स बेसिकली सोख्ता कहते हैं, सोख्ता कहते हैं हिंदी में। अगर इस जैसे मान लीजिए आपने एक पानी के लिए, पानी एब्जॉर्ब होने के लिए गड्ढा खोद दिया और इसी गड्ढे में सारा पानी जा रहा है। अब ये जो पानी जा रहा है ये धीरे धीरे जाएगा तो ग्राउंड में ही ना। बेसिकली सोक पिट्स डेवलप है इस एरिया में। इस एरिया में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सोक पिट्स डेवलप किए हुए हैं। अब इस गड्ढे में जो पानी जा रहा है वो जब ग्राउंड में जाएगा, जो एट लास्ट जब ग्राउंड में जाना शुरू होगा, तो ग्राउंड में अब ये देखिए, ये जो है एरिया, ये इस टाइप की जो लैंड है वहाँ की, इस टाइप की लैंड है। अब इसमें यहाँ हमें सैंड दिख रही है, बीच बीच में आपको छोटे छोटे बोल्डर्स और ये चट्टानें दिख रही हैं। अब जब ये ग्राउंड में, जब इस एरिया में जब ये वाटर आएगा, तो ये जो मिट्टी है, ये जो सूखी मिट्टी है, ये इसके साथ बह जाएगी, बह के कहीं और चली जाएगी। जब ये इस जगह से ये मिट्टी हट जाएगी तो यहाँ एक गैप क्रिएट हो जाएगा और ये बोल्डर्स यहाँ गिरने लग जाएंगे। इसी वजह से जो लैंड स्लाइडिंग होती है वो होती है। तो बेसिकली जो सोक पिट्स हैं, जो लैक ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी है वहाँ, उसकी वजह से जो सोक पिट्स हैं वो कैविटीज क्रिएट कर देते हैं सॉइल और बोल्डर्स के बीच में, है ना, जो वाटर सीपेज और सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण है। तो बेसिकली जो लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज है, इसको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी एक रीज़न माना गया है। तीसरा जो रीज़न है वो है रिवर अलकनंदा और धौली गंगा। कहते हैं कि जैसे ये जो एरिया मान लीजिए यहाँ जोशीमठ है, तो इसके नॉर्थ में रिवर अलकनंदा है और इसके साउथ में धौली गंगा है। कहते हैं कि जब ये रिवर्स मूव करती हैं तो आप देखेंगे, जैसे जैसे ये है, तो जब ये इस रिवर ये जब मूव कर रही है तो इसके जो साइड में जो ये एरिया है, इस एरिया की मिट्टी है जो उसको काटती रहती है, इसको इरोड करती रहती है, जिसके कारण जब ये मिट्टी कटती जाएगी तो जो यहाँ के बोल्डर्स हैं वो इसके साथ बहते हुए इसमें चले जाते हैं। इसके वजह से भी सॉइल इरोजन काफ़ी है और कहते हैं कि इनकी वजह से भी इस एरिया में काफ़ी नमी रहती है।
जो चौथा रीज़न है, देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी एरिया में जब डेवलपमेंट होता है, जब यहाँ टूरिस्ट आने शुरू हुए, जब यहाँ स्किलिंग फैसिलिटी शुरू हुई, तो जब टूरिस्ट का आना शुरू हुआ, जब रोड्स का डेवलपमेंट हुआ, कोई भी प्रोजेक्ट जब डेवलप होना शुरू होता है, उसके लिए चाहिए होता है लैंड। और लैंड हमें कहाँ मिलेगा? तो लैंड के लिए लोग पेड़ों को काटा जाता है। देखिए, जब इस एरिया के पेड़ों को काटा गया, तो पेड़ों के काटने के बाद इस एरिया में सॉइल इरोजन बढ़ गया, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, वो सॉइल इरोजन नहीं होने देती हैं, मिट्टी को अपने साथ पानी को बहाने नहीं देती हैं। तो चौथा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न माना जा रहा है पेड़ों के कटाव को। पांचवा जो एक रीज़न है वो है रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली कहा जाता है कि इस एरिया में जो डेवलपमेंट है, अगर हम कहें तो देखिए, सब्सिडेंस जो है, क्लाउड बस्ट है, लैंडस्लाइड है, फ्लैश फ्लड है, ये कोई नया नहीं है। इस एरिया में वो होता रहता है, हिमालय के एरिया में ये सारी प्रोसेस होती रहती हैं। पर जो रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट ईयर में इस एरिया में, उससे नए कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो गए हैं। जो बड़े बड़े होटल्स, रिजॉर्ट डेवलप हुए हैं, जो रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, जो जनरेटर्स लाए गए हैं, इनकी वजह से जो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, और जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डेवलप हुए हैं, इसको भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है इस लैंडस्लाइडिंग का। दोस्तों, ये तो बात हुई कुछ रीजंस की। आइए देख लेते हैं क्या है प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम इस टाइप के एरियाज को बचा सकते हैं। जो पहला रीज़न अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स देखें, तो वो है इम्पोजिशन रिस्ट्रिक्शन पे, इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन हैवी कंस्ट्रक्शन। हैवी कंस्ट्रक्शन पे हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। जो भी हैवी कंस्ट्रक्शन है उस पर हमें बेसिकली रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। हमें बोल्डर्स को रिमूव नहीं करने देना चाहिए बाय डिगिंग और बाय ब्लास्टिंग। आपने देखा ना, बोल्डर्स को अगर हम निकाल दें तो कैसे लैंड नीचे आ सकता है। तो हमें किसी भी तरीके से जो बोल्डर्स हैं उस एरिया के, उनको रिमूव करने से बचना चाहिए। हमें वहाँ की जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें काट बचना चाहिए, और हमें वहाँ प्लांटेशन इंक्रीज करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों, जो रिवर का इशू था, जहाँ रिवर फ्लो कर रही थी और ये साइड के जो एरिया है इसको सॉइल इरोड कर रही थी, इसके लिए हमारा सॉल्यूशन ये है कि हमें इस एरिया में सीमेंटेड ब्लॉक्स रख देने चाहिए। अगर हम इस एरिया में सीमेंटेड ब्लॉक्स रख देंगे तो जो ये एरिया है वो कम से कम इरोड होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। हमें इस एरिया की जो हम जो ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में हमें सॉइल की टेस्ट है, वो किस कैपेसिटी की सॉइल कैरिंग कैपेसिटी है हमारी, जो हमारा जो सॉइल है वो कितना जो लोड है वो बियर कर सकता है। हमें इन सारी चीज़ों की उस एरिया में टेस्टिंग करनी चाहिए कि जो सॉइल है हमारा वो कितना उस लोड को, उस एरिया के लोड को बियर कर सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें ओपन सीवेज, जो रेन वाटर है, इसको रोकना चाहिए, है ना। हमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। दोस्तों देखिए, आपने देखा कि उत्तराखंड का 300 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो लगभग चाइनीज हेल्ड तिब्बत से कनेक्टेड है ना। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो ऑल वेदर गुड रोड्स मिलिट्री के मूवमेंट के लिए बना रहे हैं, वो मिलिट्री के मूवमेंट्स के लिए ही बनाएं। हम कहीं उसके आड़े में टूरिज्म के लिए ऐसे जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ पे टूरिज्म के लिए ऐसे रोड्स ना डेवलप करें। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली ये एरिया इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम मिलिट्री बेस बनाने के लिए या मिलिट्री की सुविधाओं के लिए ही रोड बनाएं। हम उसके आड़े में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा ना दें, है ना। बढ़ावा दें पर ऐसे दें कि मतलब उससे जो स्थानीय एरिया में जो इशू है वो ना बढ़े। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ इशू के ऊपर। दोस्तों, स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने पेटिशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली इन्होंने जो पेटिशन फाइल की है उसमें इन्होंने कहा है कि जो जोशीमठ का इशू है इसको नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया जाए और डायरेक्ट किया जाए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनको उस जो इवैक्यूएट करें उस एरिया से, और उस एरिया का जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी। दूसरा इनका इशू है कि ये इमीडिएट स्टॉप करें जो भी स्टेट ओन पावर प्लांट के जो प्रोजेक्ट है, एनटीपीसी का जो बेसिकली जो तपोवन का प्रोजेक्ट है, उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। इन्होंने एक मॉनिटरी कमेटी
के लिए भी कहा है कि एक मॉनिटरी कमेटी का गठन किया जाए जो इस सेफ्टी को, सिक्योरिटी को और रिहैबिलिटेशन ऑफ जोशीमठ, जो भी रेजिडेंट्स का जो उनको शिफ्ट करके जिस जगह उन्हें रखा जाएगा, वो सारी चीज़ों को देखे। दूसरा इन्होंने कहा है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए और कंपनसेशन के लिए। देखिए पहले 4,000 की बात हुई थी शायद, लेकिन जब वहाँ के सीएम विजिट किए उसके बाद उसको शायद बढ़ा के 1 लाख रुपए के आसपास करने के लिए कहा गया। पर इन्होंने बेसिकली जो पी में एक इनका ये इशू भी था कि फाइनेंशियल सपोर्ट और कंपनसेशन को बढ़ाया जाए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को इनकी जो इन्होंने जो पेटिशन फाइल की थी इसे सुनने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि कोई भी इशू है उसके लिए डायरेक्टली इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। हर एक इम्पॉर्टेंट इशू के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद 16 जनवरी का टाइम दिया गया था इस इशू को सुनने के लिए। पर जब 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को इस इशू को सुना तो उन्होंने इस इशू की जो पिटीशन थी उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। जो भी ये इशू था इसको मना कर दिया और इसे नेशनल डिजास्टर कहने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इशू जब आपका एक जगह हाई कोर्ट में चल रहा है तो ये तो सब्सटेंशियल ओवरलैप का इशू हो गया। जब हाई कोर्ट में चल रहा है, आपने पिटीशन फाइल की हुई है, बेसिकली जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं डिप्टी एडवोकेट जनरल जितेंद्र कुमार सेठी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये इशू ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट इस मैटर को देख रही है और उसने एनटीपीसी और जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे उन सारे प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी के अध्यक्षता में ये चल रहा है, तो उन्होंने इसको पेटिशन को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जब ये सब्सटेंशियल ओवरलैप का इशू हो जाएगा, जब हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है तो हाई कोर्ट को इसको रिजॉल्व करने दीजिए पहले। और जो स्वामी जी हैं उनका बेसिकली ये कहना है कि जो लैंड सब्सिडेंस का इशू है जो जोशीमठ में अभी अकर हुआ है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से हुआ है और वहाँ के जो लोग हैं उनको इमीडिएट फाइनेंस और असिस्टेंस की ज़रूरत है। जो लोग हैं वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं और रहने के लिए मजबूर हैं, है ना। और उनका ये भी कहना है कि भाई डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ और इकोसिस्टम के कॉस्ट पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उसके लिए स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जिम्मेदार है और जल्द से जल्द और वार लेवल अपना जो भी प्रोसेस है वो करे। लेकिन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो इस इशू को मतलब जो इनकी पिटीशन है इसको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई जब हाई कोर्ट आपका इशू देख रहा है तो ये सब्सटेंशियल ओवरलैप का इशू हो जाएगा और जब उनकी जो भी उनका रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो दोस्तों ये था जोशीमठ का इशू। आई होप ये इशू आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।